हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे और आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार आ ही गया। इट मीन्स योर एग्जाम हैज बीन कम इन माय डियर। जो 11th के हैं और अब जो 12th में चले गए हैं बट 11th अभी भी एग्जाम दे नहीं पाए, तो उन सबों के लिए बहुत सारा सेट करवाया गया और इसके साथ साथ जैक ने बहुत लेट के बाद हमारे लिए मॉडल सेट जारी किया है, जो कि आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारे सॉल्यूशन को हम लोग देखने वाले हैं। तो देर ना कीजिए मेरे दोस्त, जल्दी जुड़ जाइए और 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे पहला क्वेश्चन से हम लोग। तो आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। इट मींस फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मापने के लिए कौन सा हमारा मूलभूत कह सकते हो इकाई नहीं है। तो सबसे पहले मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये सारे जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी के बोल सकते हो बेसिक यूनिट कहलाया जाता है। लेकिन इन ऑप्शन में से एक ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि 7 के अंदर नहीं आता है। इट मीन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर नहीं आता है। कौन नहीं आता है भैया? सबसे पहले आपका कौन आता है वो चीज तो देख ले। टाइम आता है, टेम्परेचर आता है, मास भी आता है, मोमेंटम तो नहीं आता है। इट मींस आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा बेसिक क्वांटिटी नहीं है, कौन सा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है मेरे दोस्त, कौन सा नहीं है। इट मींस आपका कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे दोस्त, आप आंसर जाइएगा लेके कौन सा, मोमेंटम के साथ, इट मींस संवेग के साथ। पहला ऑप्शन आपका क्लियर, पहला क्वेश्चन आपका डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम दैट ऑफ। चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, किसी प्रकार की फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो, तो उसकी जो एसआई यूनिट होती है, उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपका जूल। क्या चीज होती है? जूल। और अगर हम बोला जाए एक और जिसका नाम हम कहते हैं वर्क, और वर्क की भी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है जूल। तो आपसे क्वेश्चन बड़ा बोल सकते हैं लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन पूछा है कि डायमेंशन होगा किसका, काइनेटिक एनर्जी सेम होगा किसका भाई? फोर्स का नहीं भैया, फोर्स का तो न्यूटन होता है, प्रेशर का तो पास्कल होता है, वर्क का जूल होता है। तो आप आंसर किसके साथ जाएंगे? वर्क के साथ। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? अल्फा बीटा चार्ली डेका में से आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, दैट इज वर्क के साथ जाएंगे, कार्य के साथ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे आस्क कर रही है दैट अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। एक कार है, सपोज दैट एक कार है और वो कहां से चलती है? रेस्ट से चलती है, विराम अवस्था से चलती है या फिर रुकी हुई थी शुरुआत में। इट मींस उसके बाद क्या होता है, उसकी जो स्पीड है उसमें बदलाव होता है और 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और जो टाइम लगता है जो कि 5 सेकंड लगता है। इट मींस आप कह सकते हो शुरुआत में ये जो हमने छोटी मोटी कार बनाई है ना, उसकी शुरुआत की जो चाल है जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जो कि दिया हुआ है, जो कह सकते हो रेस्ट में था, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लड्डू। इट मींस 0। बट आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद इस गाड़ी की, इस वाहन की, इस कार की जो चाल हो गई वो आपको बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, दैट इज v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। और टाइम तो मेंशन की हुई है, जो कि आपको कितना टाइम लग रहा है? आपके 5 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, अब आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट कार। उस कार की एक्सेलरेशन क्या होगी? इट मींस आप इस फॉर्मूले के बहुत अच्छे से जान रहे हो, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में टी। क्या क्वेश्चन बन जाएगा? v के जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे 30 में माइनस कर देंगे 0 और नीचे हमारा टाइम की मान जो कि है 5। अच्छा डियर बताइए, 30 कहने का मतलब 30 में लड्डू चले गया, 0 चले गया तो 30 ही आएगा, और अपॉन में 5 कितने से, चलिए हैप्पी बर्थडे कर दीजिए 30 का, कितने टाइम्स में करेगा ये? 5-6 टाइम्स से। तो 5 6 30। इट मींस आपका जो आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिर्फ 6 लिखोगे क्या? नहीं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू आर अ फिजिक्स गाइड यार, तो आपको ऐसा यूनिट के साथ लिखना है। तो क्या कहीं आपको आंसर ऑप्शन में दिख रहा है क्या 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? यस भैया दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। किसके साथ जाएंगे आप? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर एक्यूरेट आंसर, एब्सोल्यूट आंसर। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ेंगे। एक कार चले जाओ, कितना देर रहेगी तू। चलिए नए क्वेश्चन से रूबरू होते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन ऑफ मोशन इज अप्लीकेबल टू मोशन विथ, किस प्रकार की बोल सकते हो मोशन होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन होगा जो अप्लीकेबल होता है मोशन के लिए, है ना। तो आपका आंसर जो होगा ये मारिएगा, आपका ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन दिया गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकंड ऑप्शन इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड थर्ड वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहा, सेम आपका एक्सेलरेशन रहा, तभी आपका इक्वेशन ऑफ मोशन आपका सटीक होगा किसी भी प्रकार का मोशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ये सब क्वेश्चन पे देर नहीं करने का, आगे बढ़िए डियर, आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। बहुत दिन के बाद हमें ये सब मिल रहा है, अब तक तो हम लोग 12th के आधा पढ़ लिए होते, बट अभी तक हमारे पास 11th की बोल सकते हो कंटेंट नहीं मिला था, एग्जाम का डेट नहीं पब्लिश हुई थी, बट अब आया है तो हमें क्या करना है, थोड़ा मोड़ा ध्यान दे देना है। बाकी चक्कर पकड़ तो आप लोग करते ही हैं, मतलब पढ़ाई नहीं करते हो भाई, उस चीज़ को लेके बोल रहा हूँ मैं। तो दोस्त देख सकते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, वाओ अमेजिंग, क्या पूछ रहा है ना, when a force applied to an object in the direction of motion, suppose that कोई क्या है ना, suppose that कोई एक झिंगू लाला लड़का खड़ा है भाई, देख ले इसको, बड़ा मौज से खड़ा है, और अब ये खड़ा नहीं है बल्कि कह सकते हो ये क्या कर रहा है, मोशन में आया है। किसमें है, मोशन में आया है, दौड़े दौड़े जा रहा है, ठीक ना, घर से निकला दौड़े दौड़े जा रहा है और पीछे से कोई आया फिर से इसको पुश कर देता है और धक्का मार देता है। तो कहने का मतलब अगर ये मोशन में था और फिर किसी के द्वारा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया गया, तो बताइए क्या होगा इसके एक्सेलरेशन में। तो हमको लगता है मेरे सारे डियर लोग को समझ में आया है कि पहले तो एक्सेलरेशन में था ही, जैसे इस पे फोर्स लगाया तो इसकी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा ना घट जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा। एकदम आप आंसर समझ गए होंगे कि भैया एक्सेलरेशन पहले कम था, जैसे बल लग गया ना तो इसका एक्सेलरेशन में वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीजमेंट हो जाएगी, आप इंक्रीज कर दोगे। इट मींस ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, खुश हो गए होंगे आप देख के। और ऑप्शन नंबर अल्फा में भी, ऑप्शन नंबर अल्फा में ही आपका आंसर है दोस्त, जो कि क्या होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, इट्स इंक्रीजेस। क्या सही क्वेश्चन है। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, मजे लेते रहिए, बनते रहिए मेरे साथ। चलिए आगे देखते हैं, बट थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ना, क्या झिंगू लाला यहीं रहना है का, थोड़ा सा चले जा घूमने के लिए, बहुत देर हो गया तुम्हारा यहाँ। हाँ चलिए आगे, अब देखते हैं डियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट पेज, ओके नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या आस्क कर रहे हैं, देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या इन दोनों के बीच का संबंध है, रिलेशन है, किसके किसके बीच। समझिए क्वेश्चन को पकड़ना, समझिए, दो ही चीज तो आपको दिख ही रहा है डियर, दैट इज एक है आपका एक्सेलरेशन और दूसरा है आपका टाइम। तो बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, एक समान त्वरण से, एक समान एक्सेलरेशन से अगर मूविंग कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो टाइम के साथ उस एक्सेलरेशन का क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा। तो बोल भैया, आप कहोगे कि भैया अगर वो क्या कर रहा है, सेम गति से चल रहा है, सेम एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, तो टाइम और एक्सेलरेशन के साथ उसका जो रिलेशन होगा ना, वो कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, सेम होगा, एक जैसा होगा। तो आंसर नंबर किसके साथ जाएंगे आप, अल्फा बीटा चार्ली डेका, एक बार बता दीजिए कमेंट के साथ कौन सा आंसर होगा आपका। आंसर नंबर कौन सा होगा, आंसर नंबर डी होगा, जो कि मैं हमेशा कहता हूं डेका, है ना, डी आंसर, दैट इज कांस्टेंट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बने रहिए इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, थोड़ा देख लिया जाए, क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है। वाओ, ये क्वेश्चन जो कि मैं आपको कई बार बोला था कि ये सब क्वेश्चन जो है ना वो जानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है और अमेजिंग क्वेश्चन है फॉर यू ऑल माय डियर्स। कहने का मतलब जब आप पढ़ रहे होंगे वेक्टर एंड स्केलर, तो वहां पे बहुत ही अच्छे से आपको लिखाया गया था रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जो कि आप पहले से जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो बड़ा खुश हो गए होंगे, क्योंकि आपको भी आंसर आ रहा होगा ना डियर। तो जो कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आपसे मैं छोटा सा प्रश्न पूछूं, जो कि यहां पे क्वेश्चन फिर पहले से दिया गया है कि डियर बताइए कि अगर आपको रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए, रिजल्टेंट अगर मैक्सिमम चाहिए तो हम थीटा का मान कितना रखें? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, हल्का सा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, लिटिल बिट थोड़ा सा लगाइए। अगर हमको रिजल्टेंट ज्यादा चाहिए तो थीटा का मान कितना रखे? इतना आप छोड़ दो, कॉस थीटा का मान क्या रखा जाए? थीटा का मान क्या रखा जाए जो सबसे बड़ा वैल्यू देता है? 90 रखे, 0 रखे या क्या रखे दोस्त? इस चीज को आप जान रहे हैं कि cos 0 का जो मान होता है वो मैक्सिमम होती है, मैक्स होती है। इट मींस आपका आंसर क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना? 1। cos 0 का मान 1। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। कौन सा आंसर हो जाएगा? 0 डिग्री। अगर आप सोचेंगे कि 90 डिग्री पुट करके देखेंगे तो 90 अगर आप पुट करेंगे ना दोस्त, तो देखिए आंसर कितना आएगा। सपोज दैट हमने क्या करा, पहले 0 पुट करके देखा, तो इसका आंसर पहले देख लीजिए क्या आ रहा है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 का मान होता है 1। इट मीन्स आप लिखोगे cos 0 का मान तो यहाँ पे रह जाएगा सिंपल 2ab के रूप में। इट मीन्स यहाँ लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये था हमारा कौन सा केस में, जब हमारा थीटा बराबर लिए थे हम लोग 0 डिग्री। बट वही अगर हम क्या करेंगे, 90 ले लेंगे तो देखिए तो cos 90 का मान कितना होता है? बोल भैया a स्क्वायर लिखेंगे, b स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में 2ab cos 90 का मान, cos पुट कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं हम लोग को जाना है। तो आप लिखोगे ऐसे करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos 2ab। अच्छा डियर बताइए cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान एक बार बताइए आप लोग प्यार से, एक बार बता दीजिए। cos 90 का मान बहुत अच्छा से लिखोगे आप लोग 0 होता है। यस और नो? या भैया अगर 0 होता है तो इन द सेंस आप कहोगे कि भैया लड्डू से कोई भी संख्या को गुना किया जाए तो लड्डू ही मिलता है। इट मींस मेरे पास सिर्फ बच जाएगा दैट इज a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यस और नो? अब आप देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगा के। हाँ, कई सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि भैया 90 होगा या 0 होगा, इसलिए हमने ये बताने की कोशिश करा है आप सबको। देखिए अगर हमने 0 रखा तो आपके साथ देखिए a स्क्वायर आया प्लस b स्क्वायर आया, इसके साथ 2ab भी आया है। बट हमने जब 0 यहाँ पे 90 जब रखा, थीटा बराबर हमने कितना पुट करा है? 90 डिग्री, तब मेरे पास सिर्फ 2 ही टर्म आए हैं दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको देखने से ही लग रहा है कि जब हमने क्या करा ना, थीटा बराबर 0 रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड या फिर जो रिजल्टेंट आती है मैक्सिमम आती है। तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? अल्फा बीटा चार्ली डेका। तो हमको लगता है आप भी आंसर चूज करोगे ए। यस और नो? हाँ, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इट मींस एट 0 डिग्री द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर विल बी मैक्सिमम। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चंस हैं, हालांकि आप पढ़े नहीं होंगे तो ये आपकी फॉल्ट है डियर। चलिए आगे, सॉरी थोड़ा ये सबको साफ भी करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8th, क्वेश्चन नंबर आपका 8th क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? वाओ, ये भी आपका वेक्टर एंड स्केलर से ही है। ये भी क्वेश्चन आपका किससे है? वेक्टर एंड स्केलर से ही। कहने का मतलब पूछ रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज आल्सो नोन एज। स्केलर प्रोडक्ट बोलिए या फिर आप डॉट प्रोडक्ट बोलिए, 2 प्रकार का प्रोडक्ट होती है डियर। प्रोडक्ट कैन बी 2 टाइप्स, प्रोडक्ट कैन बी 2 टाइप्स। एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट और एक होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। एक होता है आपका, जस्ट वेट, एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है आपका? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, है ना? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर को एक अलग नाम से जाना जाता है, जो कि उसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट को एक और नाम से कहा जाता है, एक और नाम से कहा जाता है या फिर जाना जाता है, दैट इज आपका कौन सा कहलाता है? डॉट प्रोडक्ट। इन द सेंस हम लोग यहां पे लगाते हैं a डॉट b। ओके, तो a डॉट b बराबर क्या होता है? ab cos थीटा। लेकिन वही अगर हम लोग वेक्टर में आ जाए तो क्या लगाते हैं? a क्रॉस b लिखते हैं और उसको एक अलग नाम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा नाम बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। फिलहाल हम लोग को इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन आपसे जो डिमांड कर रहा है बस उसी के साथ हम जाएंगे। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अगर 2 वेक्टर्स का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट करें तो उसको दूसरा नाम से किससे जानेंगे भाई? क्रॉस प्रोडक्ट, क्या डॉट प्रोडक्ट, क्या स्केलर प्रोडक्ट, या फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो आप समझ में आपको आ रहा होगा। और शायद स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा जो नाम है, इसका निक नेम है, जिसको बोलेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट। चलिए यही आपका एक्यूरेट आंसर होगा, एब्सोल्यूट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th,
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज इन प्रोजेक्टाइल इज। व्हाट इज द मैक्सिमम, है ना, रेंज पूछा है कि अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए, आप पढ़े होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में कि अगर कोई बॉडी को फेंका जाए तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर ट्राजेक्टरी को फॉलो करता है, जिसको हम लोग पैराबोलिक बोलते हैं, या ऑफ कोर्स चलिए सही है। अगर वो क्या करता है, पैराबोलिक को फॉलो करता है। अगर आपसे हम पूछ दे कि अगर हम कोई बॉडी को फेंकते हैं तो अगर ज्यादा डिस्टेंस तय करवाना है तो आपको कितना एंगल से फेंकना पड़े। सपोज दैट आई हैव दिस मार्कर और अ पेन, इफ आई वांट टू थ्रो दिस पेन, देन बाय विच एंगल आई हैव टू थ्रो दिस पेन, देन इट विल कवर द लार्जेस्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस को ही हम लोग बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे डियर, रेंज। नहीं समझ में आया ना, ना मुन्ना ना, समझिए क्या बोल रहा है ना कि अगर हम कितना हिसाब से फेंके जो इसकी रेंज होगी, मैक्सिमम होगी, ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी, तो अपना फॉर्मूला आपको आना चाहिए। आर बराबर रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी होता है, अपॉन में जी होता है ना, अपॉन में क्या होता है, जी होता है। अब क्वेश्चन बोल दिया जा रहा है आपसे कि कितना एंगल पे फेंका जाए, तो बताइए साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू तभी होता है भैया जब हमारा थीटा का मान वहां पे 90 आता है। बट थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मसला है, समझिएगा। क्या है कि यहाँ पे भैया थीटा नहीं दिया हुआ है, क्या दे दिया भाई, क्या दे दिया है, थोड़ा सा एक नजर देखो तो क्या दे दिया है, साइन 2 थीटा है भैया, फॉर्मूला ही कुछ है यहाँ पे अलग। कहने का मतलब यहाँ पे हमको एनी हाउ किसी भी प्रकार से 90 बनाना है, किसी भी प्रकार से हमें किसी भी प्रकार से हमें यहाँ पे साइन 2 थीटा है ना, तो किसी भी प्रकार से हमें यहाँ पे 90 बनाना है। तो 2 के साथ किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दिया जो 90 बनेगा। इट मीन्स आप कहोगे भैया यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर रहेगा, साइन 2 के जगह 2 ही रहेगा, थीटा के साथ ना अगर यहाँ पे थीटा की जगह 45 पुट कर दूं तो हमारा जो मान है यू यहाँ पे आर का मान वो ग्रेटर आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, देख जो कि बोल सकते हो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 × 45 साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। कह सकते हो कि साइन 90 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा आपका जी, और क्या लिखोगे यू स्क्वायर साइन 90 का मान हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा जी। कहने का मतलब सिंपल आप समझो, थीटा का मान कितना हमें पुट करना पड़ा, लास्ट आपका इतना करने की आवश्यकता नहीं, इतना बस समझिए आप, थीटा का मान हमें कितना पुट करना पड़ेगा, दैट इज 45 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। तो क्या ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो सकता है इस पेज में नहीं, अगला पेज में अगर ऑप्शन दिए गए होंगे तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, सेकंड ऑप्शन इज 60 डिग्री, एंड देखते हैं आगे ऑप्शन जाके कुछ है क्या भाई। हाँ अब समझ में आ रहा है हमें। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए, थोड़ा सा ऑप्शन में कुछ हौच पोच है ना, हाँ हमें तो लग रहा है, आप लोग भी थोड़ा सा देखिएगा। ए दिया है फिर सी दिख रहा है हमें, क्या सही बात है क्या, हाँ मैच कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो थोड़ा सा, हाँ ए के बाद बी होना चाहिए जो कि इसके बाद यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे आंसर जो होगा, आंसर के साथ में जा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी को मैं नहीं देख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर आपका जो भी हो बट आंसर आपका जो होगा वो 45 डिग्री होगा। दोस्त क्लियर है, करेंट बोल सकते करेक्ट है, परफेक्ट है, नाइस है। तो आंसर आपका हो जाएगा 45 डिग्री, लॉक कर लीजिए इस आंसर को, 45 डिग्री है ना। हाँ हो सकता है कि आंसर में अगर आप यहाँ पे करोगे बी, हो सकता है आप यहाँ पे एरर हो जाएगी, इसलिए आपका आंसर जो होगा 45 डिग्री। इस चीज को याद रख लीजिएगा कि मैक्सिमम रेंज तक अगर फेंकने के लिए आपको 45 डिग्री से थ्रो करना पड़ता है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वीं, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। बोल रहा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, इन सभी में से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है, कौन सा ऐसा क्वांटिटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी यू आर सीइंग दैट वन विल बी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई बॉडी प्रक्षेपण गति करती है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कांस्टेंट रहता है, नियतांक रहता है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना तो तुरंत अपना लॉजिक लगाइए, ले ना देर नहीं करना है,
तुरंत समझ जाओ भाई। अगर हमने ये क्या बना दिया, ये जो पैराबोलिक आपको दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो उड़ान भरे हैं हम लोग, ये जो दिख रहा है आपका कर्व जैसा दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको बोली जाती है रेंज या फिर हॉरिजॉन्टल, है ना, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन सभी में से, चारों में से क्या कांस्टेंट रहेगा। देखिए अगर बोला जाए तो वेलोसिटी अगर फेंका जाए तो हो सकता है कुछ कम होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर क्या होगा, एक समय आएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है हमारा, स्पीड है और या फिर वेलोसिटी है, वो क्या हो रहा है, समय के साथ वेरिएंस हो रहा है, चेंज हो रहा है, यस और नो। हाँ, बट अगर हम बोले जी का मान या फिर एक्सेलरेशन पे क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्या? देखिए एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई चीज हम लोग फेंके तब भी हमारा जी के ही हिसाब से नीचे की ओर फॉल डाउन होगा, है ना। यहां भी तब भी जी ग्रेविटी लग रहा था, यहां भी गिर रहा है, बॉडी जा रहा है, तब भी हमारा कितना ग्रेविटी से उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, पृथ्वी मां उस पर कितना ग्रेविटी लगा रहा है, जी ही लग रहा है। तो कहेंगे एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, बोल सकते हो एक्सेलरेशन बोलिए या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलिए, दोनों क्या है, सेम है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इट मीन्स एक्सेलरेशन एक ऐसा क्वांटिटी है जो रिमेंस कंजर्व होता है, कांस्टेंट, सॉरी कंजर्व नहीं, कांस्टेंट होती है जब प्रोजेक्टाइल मोशन करती है कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा तब। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर एक्यूरेट आंसर। चलिए मार लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़े तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए आखिरकार न्यूटन चाचा एंट्री मार ही दिए, ये तो छुपे छुपे आए लेकिन आए गए। क्वेश्चन नंबर 11वां में क्या कह रहे हैं आपसे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, क्या होता है, या फिर सिंपल कि हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया को डिफाइन करती है, सेकंड लॉ F बराबर ma होती है, F बराबर जो ma फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो सेकंड लॉ का ही या फिर न्यूटन चाचा का सेकंड लॉ से ही आया है। कहां से आया है, न्यूटन का सेकंड लॉ से आया है। आपसे पूछ रहा है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इन सबों में से किससे प्रूव होकर आ सकता है। चलिए देखते हैं आपको आंसर। हाँ, अगर आंसर बता दूं तो आंसर नंबर ए होगा। अब कैसे होगा उस चीज को भी अगर आप जानना चाहते तो देखिए, सबसे पहले फोर्स बराबर क्या होता है, यहां पे दिया हुआ है dp अपॉन, चलिए प्रूव करके देख लेते हैं हम लोग, dp अपॉन dt। ओके, dp कहने का मतलब है, p मतलब क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम। ओके, अब मोमेंटम मान लेते हैं चेंज इन मोमेंटम एरियर, d कहने का मतलब चेंज इन मोमेंटम। अब समझिए अगर कोई बॉडी होगा, शुरुआत में इसका मोमेंटम क्या होगा, बोल सकते हैं भैया इसका शुरुआत में जो बोल सकते हो कि u स्पीड होगा, इसका u वेलोसिटी होगा। बाद में जब इसका बोल सकते हो जब चला तो इसके पास कितना वेलोसिटी आ गया, बोल भैया v वेलोसिटी आ गया। बट मास क्या रहेगा, इसका कांस्टेंट रहेगा, यस और नो, या इसका मास जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ये कहलाएगा इनिशियल। अब यहाँ पे भी मोमेंटम आया है और यहाँ पे भी मोमेंटम आया है, यहाँ का मोमेंटम को हम बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम, बट आफ्टर रीचिंग सम डिस्टेंस और कवरिंग सम डिस्टेंस इट विल कवर द फाइनल मोमेंटम। यहाँ का मोमेंटम कहलाएगा pf कहलाएगा, और यहाँ का क्या कहलाएगा, pi। कहने का मतलब इनिशियल मोमेंटम एंड दिस विल बी द फाइनल मोमेंटम। अब यहाँ पे बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, pf या फिर pf माइनस में pi, और नीचे में क्या लिख दो आप, dt लिख दो। अच्छा डियर बताइए, pf कहने का मतलब क्या होगा, फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी का बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या दिख रहा है आपको, v दिख रहा है, साइन क्या है, माइनस है, माइनस लगाओ। pi कहने का मतलब शुरुआत का जो मोमेंटम है, संवेग है, दैट इज mu, लिख दो mu। यहां से आप लिख दो dt। आप लोग देख के खुश हो रहे होंगे एक चीज, क्या देख के, सारू सारू नहीं दिख रहा है आप लोग को, अरे भाई एम नहीं दिख रहा है, इट मीन सेम सेम दिख रहा है। तो क्या करोगे, इसको आप कांस्टेंट के तौर पे बाहर खींच के निकाल दो, इन दोनों को m जो है दिख रहा है उसको खींच के बाहर निकाल दीजिए, जो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज दिख रहे हैं उसको आप जॉट डाउन कर दीजिए, दैट इज v माइनस यू, अपॉन में क्या बचेंगे आपके पास dt। ओके, यहां तक क्लियर है ना। अच्छा डियर बताइए, m की जगह हमने m ही रखेंगे, कोई वहां परिवर्तन नहीं करेंगे। बट अब समझिए, अब आता है यहाँ पे लॉजिक, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, जो कि आप फॉर्मूला पहले से ऑलरेडी जानते हैं, एक्सेलरेशन बराबर क्या कहता है, क्या कहता है, एक बार कहिए ना बड़े प्यार से, v माइनस यू बाई क्या होता है, t होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर ढंग से दिख रहा है, v माइनस यू बाई टी के रूप में दिख रहा है। आप लिख सकते हो v माइनस यू बाई टी की जगह आप क्या लिख सकते हो बताइए, a लिख सकते हो क्या, एकदम लिख सकते हो। क्या मेरे पास फॉर्मूला बन के आया क्या कुछ, हाँ भैया फॉर्मूला बन के आया ma, क्या बन के आया ma। इट मीन्स न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बताता है, किससे उठ के आया है, f बराबर ma किससे उठ के आया है, आप कहोगे कि भैया f बराबर dp बाई dt से आता है। तो ये लॉक कर लीजिए आंसर। तो आपका 11वां का आंसर कौन सा हो जाएगा, f इज इक्वल टू dp बाई dt। चलिए बाकी को नहीं देखेंगे तब भी चलेगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, हाँ इरेज कर लेंगे, टेंशन नहीं, जस्ट वेट, बने रहिए, कीप पेशेंस।
और ये जानते हैं कि पेशेंस एक ऐसा फ्यूल होता है जो कि आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। पेशेंस इज दैट टाइप ऑफ फ्यूल विच गिव्स यू द सक्सेस माय डियर। सो जस्ट कीप पेशेंस और लगे रहिए, बने रहिए, मजा लेते रहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, बेल और जो आपका सब्सक्राइब वाला बटन है उसको थोड़ा सा फीका नहीं रहने दीजिए, उसको भी थोड़ा सा रंग बिरंगा कर दीजिए मेरे दोस्तों। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे इसका इरेज कर लेता हूँ जो दिख रहा है ना, ठीक है। ये सारे को थोड़ा सा फक कर लेता हूँ ना, इसके बाद ही दूसरे क्वेश्चन का पनाह दूंगा तो अच्छा लगेगा। चलिए इरेज कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर इस बार एंट्री है कुछ अलग क्वेश्चन का, और शायद न्यूमेरिकल टाइप है, जिससे बहुत ही मोहब्बत करता हूँ भाई। ये सब क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टाइप रहते हैं या फिर जो थोड़ा सा लॉजिकल रहते हैं, ये सब क्वेश्चन से हमें होना चाहिए लगाओ। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कुछ सुनिए। कह रहा है अ बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल, जो कि हमने कल या परसों ही इसको बताया था, परसों, हाँ वो कह सकते हैं मॉडल सेट निकलने से पहले क्लास में डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को भाई लोग को, बहन लोग के समझ। कह रहा है आपसे अ बॉल ऑफ मास स्ट्राइक अ रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी u। समझिए, मान लिया जाए एक वॉल है, दीवाल है, वॉल मतलब दीवाले ना होता है, थोड़ा सा मेरा इंग्लिश वीक है, बताइएगा क्या होता है, दीवाल, हाँ समझिएगा। अगर क्या है ना, एक वॉल है और क्या होता है, अगर एक बॉल इधर से जाती है, यूं गए और जाके इस दीवार से टकरा गया भाई, ठीक ना। अरे जा रहा था उस समय कुछ स्पीड होगा, यस और नो, हाँ भैया एकदम होगा। सपोज दैट आपने फुटबॉल को या फिर बॉल को क्या करा, दीवार की ओर मारा। तो शुरुआत में अगर बोला जाए इसके पास क्या क्या होंगे भैया, मास होगा, चलिए मास हमने m कंसीडर कर लिया, ठीक है। अगर ये गया होगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ वेग होगा, एकदम एग्जैक्टली सही जा रहे हैं आप। तो मान लिया जाए शुरुआत का जो इसके पास स्पीड होगा ना, वेलोसिटी होगा ना, u होगा, जिसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ओके। प्रारंभिक इसके पास वेग है। बट क्या होता है, जैसे हमने फुटबॉल को फेंका या फिर बॉल को थ्रो आउट किया, क्या दीवार में चिपक जाएगा, क्या नहीं, वो फिर से क्या होगा, रिबाउंड होगा, पीछे आएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यू के साथ गया और यू फिर वापस आया। रिबाउंड मतलब फिर से वापस आएगा, रिबाउंड मतलब फिर से वापस आएगा, फिर से वापस आएगा, अकेले नहीं रह पाएगा आपको छोड़ के, फिर से वापस आपके पास आ जाएगा। कहने का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि m मास का कोई बॉडी है, u का स्पीड से गया और फिर से आपका कह सकते हो कि वापस आता है। और इस बार थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूं, समझ में आएंगे अच्छे से। कह सकते हो कि गया और फिर से ये क्या होगा, वापस आ रहा है। और इस बार की जो स्पीड है, चाल है, वो भी क्या है, सेम है। क्या सही बात है क्या, इस बार भी स्पीड जो था आपका सेम ही है। कहने का मतलब जाने का समय भी u और आने का समय भी u, गया भी u से और आया भी u से, नो परिवर्तन, नो चेंजेस। इट मींस यहां पे हम क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई। अब बोलिए, जाने का आने का, u गया, u टकरा के फिर वापस आया। क्या फुटबॉल अगर यहां दिख रहा है, देखिए अगर दिख रहा है, अब कोई बोलेगा भाई ब्लू कलर कैसे हो गया, भाई टकराया तो थोड़ा सा कलर चेंज होगा ना, ठीक है। तो समझिए गया और यू टकरा के आया, तो कह सकते हो आप इसका मास में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो आप m ही मास रहेगा। कितना मास रहेगा, m ही मास रहेगा, समझिए। अब आपसे पूछ रहा है कि इंपल्स आवेग जिसको कहते हैं, इस बॉल पे कितना होगा। तो आपको ना एक फॉर्मूला आना चाहिए, इंपल्स बराबर फॉर्मूला होता है दैट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यस और नो, या ऑफ कोर्स। इंपल्स को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं जे से, आप ऐसे करके दे दो, अब जे सिंपल जे जैसी टर्म रहती है। और फाइनल मोमेंटम की मान, चलिए देखिए, जाने के समय में मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p बराबर क्या होगा, mu। p बराबर क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी। तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी की मान क्या दिया गया है, u। अच्छा दिया, बताइए जब गया तो u mu के हिसाब से, mu मोमेंटम के हिसाब से, या फिर बॉल पे या फुटबॉल पे जो मोमेंटम लगा, संवेग लगा, mu। बट जब रिटर्न वापस आता है तब का मोमेंटम चेक कीजिए, तो आप चेक कीजिए ना, चेक करने में क्या जा रहा है आपको, क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा pi, ये हो जाएगा हमारा pf। बताइए जाने का समय में ऐसे गया और आने का समय, बताइए तो जाने का समय गया ईस्ट डायरेक्शन और आने का समय में ऐसे जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन, कह सकते हो। तो दोनों का डायरेक्शन में परिवर्तन है, तो आप कहोगे कि भैया ये जो हम डायरेक्शन लेने वाले हैं ना, वो माइनस में लेंगे। किसमें लेने वाले हैं, माइनस में। और इस बार का जो हमारा मोमेंटम होगा, इस बार का भी बताइए मास तो उतना ही जितना पहले था। वेलोसिटी भी क्वेश्चन के माध्यम से हमें पता चल गया है कि सेम रहेगा। कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इट मींस फिर हम यहाँ पे लिख देंगे u, क्या लिखेंगे, u। इट मींस यहां से हमें पता चला pi का मान और pf का मान, एक रहेगा प्लस में, दूसरा रहेगा माइनस में। प्लस में रहेगा इसलिए क्योंकि जा रहा है आपका ईस्ट की ओर, और माइनस इसलिए हो गया क्योंकि ये ऑपोजिट है टू द आपका इनिशियल मोमेंटम। चलिए पुट कर दीजिए आप। अगर हम pf का मान पुट करते हैं पहले, pf का मान कितना हो जाएगा, माइनस में mu, माइनस में pi कितना है बताइए आप, माइनस में है या प्लस में, बोल भैया प्लस में ही है तो mu हो गया। अब तो इतना जान रहे हो ना, याद कीजिए बचपन वाली बातें, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस
माइनस माइनस प्लस, साइन किसका रहेगा, माइनस का, देन यू विल जॉट डाउन हेयर दैट इज एम यू प्लस एम यू, एम यू प्लस एम यू, एम यू प्लस एम यू टू एम यू, एम यू प्लस एम यू टू एम यू, टू एम यू। ओके, यही आपका आंसर होना चाहिए। क्या आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ये तो नहीं होगा डियर, एम यू तो एकदम सटीक एकदम नहीं होगा, जीरो तो कतई नहीं हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर, बोल सकते हो परफेक्ट आंसर, नाइस आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सारा क्वेश्चन का हम 1 बाय 1 सॉल्यूशन भी कर दे रहे हैं डियर। हाँ, आपको लग रहा हो कि डायरेक्ट आंसर बता दूं तो उसके लिए फिर कह सकते हो कि फायदा क्या होगा, तो थोड़ा सा आंसर भी देख लीजिए कैसे बन रही है। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर ले, थोड़ा निमन लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा, समझिए थोड़ा बात को। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपल्स बराबर याद रखिएगा चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, लुब्रिकेशन इज यूज टू, लुब्रिकेशन इज यूज टू, लुब्रिकेशन इज यूज टू। क्या लुब्रिकेशन जो होता है वो किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेंट इन द सेंस आप कह सकते हो। तो आप फ्रिक्शन पढ़े होंगे, फ्रिक्शन कहने का मतलब होता है घर्षण। अगर कोई बॉडी में बहुत ज्यादा घर्षण क्रिएट हो रहा है, अगर उसको क्या करना है, कम करना है, डिक्रीज करना है, फ्री करना है, तो हम लोग वहां पे ऑयल इस्तेमाल करते हैं एज अ लुब्रिकेंट के फॉर्म में। जब हमारी गाड़ी की भी, या फिर बोल सकते हो अगर व्हीकल है या फिर आप कह सकते हो वाहन है, तो उसमें भी ना लुब्रिकेंट इस्तेमाल की जाती है, जिसको ग्रीस बोल सकते हो या फिर लुब्रिकेंट बोल सकते हो, जो कि हमारा फ्रिक्शन जो लगता है उसको रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को क्या करने के लिए डियर, रिड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन यहां दिए गए होंगे कि लुब्रिकेशन जो होता है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है बताइए, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर, जस्ट वेट, अच्छा पहला ऑप्शन में था हमारा इंक्रीज द फ्रिक्शन, दूसरा में हमारा डिक्रीज द फ्रिक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। ये नहीं समझेगा कि बोथ ए एंड दिया तो वही आंसर मार दो भाई, ऐसा नहीं होता है। आपका पहला दिया हुआ है कि क्या जो हमारा फ्रिक्शन उसको इंक्रीज करने के लिए, क्या फ्रिक्शन को घटाने के लिए, क्या दोनों आंसर हो सकती है या फिर इन चारों में से नहीं। तो मेरा हिसाब से आंसर कौन सा होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आंसर में तो बी के साथ जाऊंगा। आप लोग किसके साथ जाएंगे वो कमेंट में आराम से बताइएगा हमको। मैं तो जाऊंगा ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बच्चा लेवल का क्वेश्चन है दोस्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा देर नहीं करेंगे इस सब क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या डिमांड है, थोड़ा मिल लेते हैं इससे भी, थोड़ा सा मिल लीजिए इनसे भी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 14 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपसे, A force of 10 Newton acts on a body of mass 1 kg, then the acceleration produced by a body is। सिंपल क्वेश्चन को पकड़िए, अगर लैंग्वेज नहीं जाने फिर भी समझिए। क्या दिया हुआ है, न्यूटन में दिया हुआ है। अगर न्यूटन में दिया हुआ तो फोर्स में ना दिया होगा, क्या दिया है आपका, फोर्स दिया हुआ है। अच्छा दोस्त यहाँ है केजी, केजी किसका ऐसा यूनिट होता है, एक बार बता दीजिए आप अच्छे से, किसका यूनिट होता है, बोलो भैया मास का होता है। इट मींस दो चीज डाटा हमारे पास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है और मास दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन आपसे बड़ी बेताब से क्वेश्चन आस्क कर रहा है, भाई हमको एक्सेलरेशन किसी भी प्रकार से निकाल के दे दो। तो आप एक फॉर्मूला को बड़ा अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो, बोल भैया F बराबर होता है ma होता है, क्या होता है, ma होता है, where F is a force, m is mass and a is the acceleration। Here both the terms has been given, F is given, m is given, then you can easily find the value of acceleration। आराम से निकाल सकते हो, जो कि आपका a इज इक्वल टू यहाँ प्रोडक्ट में है, इधर आके हो जाएगा भाग में या फिर डिवाइड में। फोर्स की मान दी गई है, जो कि दिए गए हैं, कितना दिया हुआ है एक बार देख लीजिए आप, 10 न्यूटन दिए गए हैं। अगर 10 है तो 10 लिखेंगे। अगर बताइए मास कितना दिया हुआ है हमारा, 1 दिया हुआ है, उतना ही ना दिया हुआ, कहीं गलत नहीं ना कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं ना कि हाँ सही है। हाँ थोड़ा सा हाँ अच्छे से देख लीजिए, क्या दिया हुआ है हमारा, फोर्स का मान दिया हुआ है, फोर्स का मान दिया हुआ है हमारा 10, मास का मान दिया हुआ है 1। एक को हाँ कितने बार में हैप्पी बर्थडे करेंगे, 10 ही से ना कटेगा, और करो या ना करो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो आप बताइए आंसर कितना आ जाएगा इसका, 10। अब बताइए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए तो हाँ कोई लोग मार दिए होंगे जल्दीबाजी में, ये नहीं, आपका आंसर नंबर कौन सा होगा डियर बताइए। ऑप्शन नंबर जो बी मारेंगे उनका आंसर करेक्ट होगा, परफेक्ट होगा, सही होगा, नाइस है, जबरदस्त है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मतलब अगर कोई फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन की और अगर मास है आपका 1 kg के, तो उसका अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए, त्वरण पूछा जाए, तो आपका होगा आंसर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे? देखिए, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के एंड मोमेंटम पी, दो ही टर्म दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी के का और मोमेंटम पी का क्या रिश्ता होगा, क्या रिलेशन होगा? तो दोस्त आप बहुत अच्छे से, एकदम बहुत अच्छे से जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी का स्क्वायर होता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि हम आंसर डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए ना, अच्छा लगेगा भाई। हाफ एम वी का स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन आपसे ना अगर वेलोसिटी के सापेक्ष पे या फिर बोल सकते हो रिस्पेक्ट से क्वेश्चन अगर पूछता तो आप इस आंसर के साथ जाते, बट क्वेश्चन का तो डिमांड कुछ अलग है। क्वेश्चन का डिमांड बोल रहा है कि हमको के का रिश्ता तो चाहिए, किसके साथ चाहिए? वेलोसिटी के साथ नहीं चाहिए। किसके साथ चाहिए? हमें मोमेंटम के साथ चाहिए। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द रिस्पेक्ट ऑफ मोमेंटम, इन द रिस्पेक्ट ऑफ मोमेंटम। कहने का मतलब इस मास और वेलोसिटी को गोली मारना है, आपको हटाना है और यहाँ पे पी लाना है। इसका मतलब इस एम वी स्क्वायर को हटाना है और क्या लाना है डियर? आपको मोमेंटम पी लाना है। तो क्या कर सकते हैं आप एक चीज याद रखिएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला एकदम अच्छे से, एकदम इसको पॉकेट में भर के रखिएगा भाई। जो नए हैं, जो नए पढ़े उनको भी समझ में आ जाएगा। क्या होगा? पी बराबर मास गुना वेलोसिटी होती है ना? हाँ, एकदम बिल्कुल। इसके साथ अगर हम क्या करें, यहाँ पे हाफ के जगह हाफ लिख दे, मास की जगह मास है, अच्छा वेलोसिटी का स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम क्या कर दे, जस्ट वेट, थोड़ा सा देखिए यहीं पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे एम वी का स्क्वायर है, अगर हम एम से गुना कर दे, एम से गुना कर दे, किससे गुना कर दे दोस्त? एम से अगर हम लोग गुना कर देते हैं, एम से गुना करेंगे तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे अगर हम लोग का आंसर जो ये आएगा हाफ एम भी, देखिए एम को एम से गुना करेंगे तो एम का स्क्वायर और भी का करेंगे तो भी का तो पहले से ही है। आप कहोगे कि ये इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन के आया, एम भी का होल स्क्वायर। आया क्या? एकदम आया, बिल्कुल आया। तो क्या हुआ ना, अब एम भी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? बोल भैया, अब एम भी की जगह हम लोग अगर पी बराबर एम भी होता है तो हम लोग एम भी बराबर हम लोग पी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इट मीन्स जहां पे आपको एम भी दिख रहा है ना, वहां पे आप कर दो पी और इसका क्या लगा देंगे हम लोग? स्क्वायर। एक थोड़ा सा हम लोग एरर किए हैं। अच्छा दोस्त, अगर ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे m से तो आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे भी m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? m, और नीचे भी क्या हो जाएगा? m, और नीचे भी क्या हो जाएगा? m। तो आपके पास देखिए तो क्या फॉर्मूला बन के आया, अंतिम में आपका रिजल्ट करके क्या आया? पी स्क्वायर, 1 को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया हमारे पास? 2m। इट मीन्स फाइनल रिजल्ट जो मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का आया वो क्या आया हमारे पास? पी स्क्वायर बाय एकदम याद रख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय 2m। कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन? देखिए कहीं दिख रहा है क्या? पी स्क्वायर अपॉन 2m। पहला ऑप्शन तो बाय नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, तो आंसर नंबर हम किसके साथ जाएंगे डियर? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है ना, समझिएगा। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ट्रिपल? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल, ट्रिपल है तो सिंपल है क्वेश्चन भी। क्या पूछ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी की मान क्या होगा कोई बॉडी का जब उसका वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए। मान लिया जाए शुरुआत में मेरा काइनेटिक एनर्जी था, दैट इज मान लिया जाए हाफ एम वी का स्क्वायर था, हाफ एम वी का स्क्वायर था। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मेरा शुरुआत का है, बट बोल सकते बाद का है ना। क्या हो गया हमारा के, ये पुराना वाला काइनेटिक एनर्जी बाद में बोल दिया गया है कि इसी काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है, कुछ चेंजेस दिखना चाहिए है ना। एम वी ये मान लेते हैं
आपका शुरुआत का है, इक्वेशन 1 मानते हैं। बोल रहा है ना अगर वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाए तो v की जगह हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना कर देते हैं डियर। अगर 3 गुना कर दे तो बताइए क्या आएगा, हाफ m, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ओके, और v का करेंगे तो 9 v का स्क्वायर आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ m v का स्क्वायर, और बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से। ये बताइए यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है बताइए तो, हाफ के जगह हाफ लिखेंगे, m के जगह m लिखेंगे, सॉरी एक बार जस्ट वेट, हाफ एम भी स्क्वायर जो है किसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का। किसका फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के साथ बताइए, ये तो एक्चुअल पहले वाला था, उससे कितना गुना बढ़ जा रहा है बताइए, कितना मल्टीपल्स बढ़ जा रहा है। अगर हम लोग वेलोसिटी को 3 गुना करते हैं तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी था नया वाला, नया काइनेटिक एनर्जी जो बन के आया या फिर निकल के आया, वो क्या होता है, पुराना वाला से 9 गुना ज्यादा हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बताइए 9 टाइम्स कहीं दिए गए हैं क्या ऑप्शन, क्या डबल होगा, नहीं होगा, क्या ट्रिपल होगा, नहीं होगा, क्या होगा, 9 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा क्या, एकदम आंसर यही होगा, परफेक्ट होगा, एकदम सही है। नन ऑफ दिस तो एकदम नहीं, आंसर जब मिल गया तो फिर भाई आगे बढ़ने को क्या है हमें। चलिए आगे, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जिनको चाहिए कि नहीं शॉर्ट में, तो उनके लिए शॉर्ट भी वीडियो दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए, बट अभी देखते जाइए आंसर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर, घोड़ा पावर। अरे भाई घोड़ा पावर कितना होता है, जो कि आपके बहुत दिन से आप ये क्वेश्चन को मिले हैं, इससे रूबरू हुए पहले से ही कि अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये हॉर्स पावर मिलेगा ही मिलेगा। इट मींस 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो भैया 746 वाट होता है। 746 वाट कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे डियर, दैट इज ऑप्शन नंबर अल्फा ए, 746 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दैट इट व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है, किलोवाट आवर जो है वो किसकी यूनिट होती है, वर्क की, एनर्जी की, पावर की, नन ऑफ दिस की। अगर दोस्त हम जूल पूछे तो आप बोलोगे एनर्जी की, वर्क की ऐसा यूनिट होती है, बट किलोवाट आवर जो है ना, ये एनर्जी का क्या होता है ना, ये एनर्जी का क्या होता है, ये कॉमर्शियल यूनिट होती है। क्या चीज होती है, कॉमर्शियल यूनिट होती है। तो कॉमर्शियल यूनिट होती है तो क्या लिखोगे, किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी किसके साथ जाएंगे आप, एनर्जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ समय, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसलेटरी एनालॉग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोल रहा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसलेटरी एनालॉग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कह सकते हो कि मिलता है। कहोगे भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे ट्रांसलेटरी एनालॉग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मास। क्या हो जाएगा, मास। ओके, तो आंसर नंबर आप मार लीजिए, क्योंकि होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है MOI बराबर MR का स्क्वायर। क्या होता है, मोमेंट MR का स्क्वायर। कहने का मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त, आंसर नंबर हो जाएगा आपका मास। आंसर नंबर डी हो जाएगा मास। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास, वेयर वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड लोकेटेड। अगर मेरे पास कोई रॉड है और वो यूनिफॉर्म है ना, अगर कोई मेरे पास रॉड है और वो यूनिफॉर्म है, कहने का मतलब जो पार्टिकल्स उसके हैं सारे वेल अरेंज्ड हैं या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कह रहा हूं कि उसकी सेंटर कहां पे होगी, उसकी केंद्र कहां पे होगी, उसकी मिड पॉइंट कहां पे होगी। तो आपको ये देख के ही लग रहा होगा क्वेश्चन पे आंसर छिपा हुआ है कि सेंटर, समझिए वेयर इज द सेंटर, कहने का मतलब कहां पे होना चाहिए, तो मिड जहां पे होगा, जहां पे सेंटर पॉइंट होगी, बीच वाली पॉइंट होगी, जहां मध्य होगी, वहीं पे उसका क्या कहलाएगा, कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। तो कहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए पहला में दिया हुआ है एट वन एंड ऑफ द रोड, नहीं एकदम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, हमको तो लग रहा है ये हो सकता है, नहीं कंफर्म इसी के साथ जाएंगे हम लोग। बट एक और दिया हुआ है एट द टॉप ऑफ रोड, नहीं होगा। फिर दिया एट द बॉटम, एकदम नहीं होगा, सरासर नहीं होगा। तो आंसर जो है उसके साथ आप ध्यान दीजिए, एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे डिमांड क्या कर रहा है,
अच्छा हमको लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट डायमीटर। अगर डायमीटर सपोज करते हैं, अगर हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, अगर हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, अगर हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, हाँ, अगर मेरे पास कोई सॉलिड स्फीयर है तो बोल रहा है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसके डायमीटर के लिए। तो याद रखिएगा दोस्त, अगर कोई मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, अगर हम क्या करें, उसके डायमीटर से सेंटर से पास होती हुई कोई रेखा लेते हैं, तो उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो आंसर याद रखिएगा 2/5। 2/5 का दिए गए हैं, 2/5 mr का स्क्वायर मान लीजिए, 2/5 mr स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे m मास है और जहाँ पे r क्या है, हमारा रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है, क्या है हमारा रेडियस है, और m क्या है, मास है, इस बोल सकते हो बॉडी के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अप्रोक्सीमेटली। बोल रहा है कि प्लायन वेग की जो मान होती है वो कितना होता है। लाजवाब क्वेश्चन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम इतना हिसाब से फेंक दे जो वापस वो अर्थ में नहीं आ सकता है, वह वैल्यू होती है जो कि आप भी जानते हैं बहुत पहले से, जो कि होती है एस्केप वेलोसिटी VE बराबर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना होता है डियर, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब बोल सकते हो कि प्रति सेकंड में जो उसकी चाल होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए 11 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए, 11 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए नहीं। अच्छा नीचे चलिए बढ़ते हैं, आगे पेज में हो गया आंसर, चलिए देख लेते हैं। हाँ ऑप्शन नंबर देखिए, क्या 100 मीटर पर सेकंड, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हौच पौच लग रहा है हमको, क्या लग रहा है ना, हाँ देख लीजिए आप क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा जस्ट वेट। अगर हम लोग आंसर यहाँ पे देखें तो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है ना, बट ऊपर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है डी में, थोड़ा सा यहाँ पे जैक वाले ने गलती किया है। यहाँ पे देखिए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, बट इसी को यहाँ पे दे दिया है 11.2 मीटर पर सेकंड। ये एकदम नहीं होगा, ये आंसर होगा, तो आप ऊपर वाला ऑप्शन को चूज कीजिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एन इलिप्टिकल, चलिए केपलर्स का नियम के पास एंट्री कर जाइए। क्या बोल रहा है, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड। सन का बोल सकते हो जो हमारा अर्थ, हाँ अर्थ जो घूमती है वो कैसा पाथ में घूमती है, इलिप्टिकल पाथ में। और मान लेते हैं कि अर्थ अगर हमारा यहाँ पे है तो सन कहाँ पे होगा, सन कहाँ पे होगा, ये सपोज करते हैं अर्थ प्लैनेट है, तो अर्थ सन कहाँ पे होगा, ये आपका फोकस कहलाता है, ये भी फोकस कहलाता है, ये भी ये सेंटर कहलाता है। तो आपका जो सन होगा ना, या तो इस फोकस पे होगा या फिर उस फोकस पे होगा। कहने का मतलब सन जो होगा दोनों में से एक फोकस पे रहता है, दोनों में से किसी एक फोकाई पे रह सकता है, एक फोकाई पे रह सकता है, या तो यहां रहेगा या तो यहां रहेगा। कहने का मतलब आपका आंसर कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड, सन कहां पे लोकेट होता है, स्थित होता है, एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स। क्या सेंटर ऑफ द इलिप्स की जस्ट सेंटर पे होता है, भैया नहीं होता है। क्या बोल रहा है, एट वन ऑफ द फोकाई। चलिए आंसर मिल गया, आंसर मिल गया, एट वन ऑफ द फोकाई। कहने का मतलब दोनों फोकस में से, दोनों फोकाई में से एक जगह रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर आपका हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन मून इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। अगर बोला जाए कि मून पे हम लोग जाएं तो वहां का जो वेट होता है हम लोग का क्या सेम रहेगा, नहीं सेम नहीं रहता है। क्या 1/6 होगा, 1/3 होगा, 1/2 होगा, द सेम होगा जिस प्रकार से अर्थ में होता है। तो अगर हम लोग मून पे चले जाए, अगर यहाँ पे कोई 60 kg का है ना, सपोज दैट कोई पर्सन अगर यहाँ 60 kg का है, अगर वो चले जाए मून पे, कहाँ चले जाए, मून पे चले जाता है, तो वह उसका मास क्या हो जाता है, 60 का 1/6 हो जाता है। कहने का मतलब कितना आंसर आ जाएगा दोस्त, आप कह सकते हो 6 10 जा काटोगे तो आपका 10। कहने का मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/6। कितना हो जाएगा, 1/6। आंसर नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सिक्स होता है मास या फिर वेट हमारा कहां पे, मून पे। फॉर अ सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अगर कोई सैटेलाइट है और वो क्या कर रही है, अगर कोई सैटेलाइट है और वो क्या हो रहा है, अर्थ के चारों ओर, है ना, अर्थ के चारों ओर क्या कर रही है, बोल सकते हो घूम रही है, चक्कर मार रही है। अब इस अर्थ के सैटेलाइट के ऊपर दो चीज हो सकता है, एक काइनेटिक एनर्जी होगा और दूसरा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। आपको पूछ दिया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी, बोल सकते हो उन दोनों का रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जी का आपका हो जाएगा फॉर्मूला, डायरेक्ट रेशियो में ले लेते हैं।
और पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी दोनों का रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है जी इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट बट्टे 2r। और अगर हम बोलें पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला होती है वो होती है जी एम ई इंटू एम अपॉन में सिर्फ आपका होता है आर। दोनों में हल्का फर्क है, ये 2 से मल्टीप्लाई होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, बट पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ आर होता है। अब देखिए तो ये और ये बाय बाय हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, आप यहाँ पे लिखोगे क्या बचेगा, मेरे पास 1/2r और नीचे बचा था मेरे पास 1/r। नीचे से चले जाएगा, ऊपर आप लिखोगे r और नीचे हो जाएगा हमारा 2r, r हो जाएगा बाय, बचेगा मेरा पास 1। इट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 1:2। 1:2 अगर कहीं रेशियो में दिया गया है तो आंसर नंबर वही होगा। कहीं दिया गया है, हाँ भैया दिया गया है, हमको लगता है पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कह सकते हो सैटेलाइट का क्या होता है 1/2 होता है दोनों का रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज, रीस्टोरिंग फोर्स मतलब फोर्स बटे एरिया किसका फॉर्मूला होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन का होता है, जो कि आप कह सकते हो कि फोर्स बटे एरिया जो होता है ना वो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस, जिसको तनाव कहते हैं। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, आप कह सकते हो फोर्स अपॉन एरिया। तो आप कह सकते हो कि फोर्स अपॉन रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया किसकी फॉर्मूला है, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, आप कहोगे कि भैया स्ट्रेस कहा जाता है। तो आंसर आप मारिएगा सी, 26 का सी, 26 का 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेस्ड, जिसको खींचा जा सकता है और जिसको हम खींच के क्या कर सकते हैं, काउज लार्ज स्ट्रेन, है ना। बोल रहा है ऐसे सब्सटेंस जिसको हम क्या कर सकते हैं, खींच के, है ना, खींच के क्या कर सकते हैं, उसको लार्ज कर सकते हैं, उसको हम कौन सा प्रॉपर्टी या फिर उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, उसको क्या कहते हैं, ब्रिटल डक्टाइल प्लास्टिक इलास्टोमर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 का डी, 27 का डी, आंसर 27 का डी। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, वन पोइज इज इक्वल्स टू, वन पोइज इज इक्वल्स टू। सबसे पहले एक चीज और जान लीजिए, पोइज जो है वो सीजीएस यूनिट है किसकी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर सिंपल आप बोलो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की, है ना। आप कहोगे एसआई यूनिट जो होगा, सॉरी सीजीएस यूनिट जो होता है वो पोज होता है, पोइज होता है, पोइज, पोइज। सीजीएस यूनिट क्या होता है, पोइज होता है। और अगर हम बोले इसकी एसआई यूनिट क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एफ बराबर फॉर्मूला होता है आपका 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है, ईटा आर वी। कहने का मतलब आप सिंपल समझिए, ये जो ये है ना, ये आपको कोफिशिएंट ईटा दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। और एक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट अगर बोला जाए तो उसका फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकेंड, और फिर आपका हो जाएगा दैट इज 0. हाँ, न्यूटन सेकेंड पर मीटर, है ना। तो आप कह सकते हो कि देखिए तो यहाँ पे 0. अगर हम बोलेंगे कि एक हाँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वन पोइज बराबर कितना होगा, वन पोइज बराबर कितना न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर होता है। सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए, सॉरी, अगर हम बोलेंगे विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट क्या होती है, पोइज होती है। अगर हम उसको कन्वर्ट करें कि एक पोइज बराबर कितना न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर होती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा डियर, दैट इज 0.1 होता है। कितना होता है, 0.1। अगर पूछा जाए कि एक पोइज बराबर कितना होता है, जैसे पूछा जाए आपको 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है, तो आप बोलते हैं ना 10 की पावर 5। इसी प्रकार से इसकी भी वैल्यू है 1 पोइज बराबर 0.1 न्यूटन सेकंड मीटर का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब वैल्यू आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, हाँ, द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस फॉर फ्लूइड्स इन मोशन इज, बोल रहा है कि फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस जो लगता है फ्लूइड्स का वो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, तो अगर दोस्त फ्रिक्शनल जो रेसिस्टेंस होता है गतिमान तरल पदार्थों के लिए जो घर्षण प्रतिरोध होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस कांटेक्ट का। सरफेस कांटेक्ट बोलिए या फिर आप बोल सकते हो सरफेस एरिया ऑफ द कांटेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 27 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, है ना। ये सब याद रखिएगा, जो आपका फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस होता है फ्लूइड के लिए वो क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ द कांटेक्ट का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त।
आगे बढ़ते हैं डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30। व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू? सो द क्वेश्चन नंबर 30 इज डिमांडिंग यू द अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू 2 ड्रॉप्स। अगर कोई मेरे पास पानी का बूंद था वो 2 भागों में टूट गया, तो बोल रहा है कि उसको सम करने के लिए बताइए 2 ड्रॉप्स, बोल रहा है द सम ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ द 2 ड्रॉप इज इक्वल टू द सिंगल वन। इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा, रेडियस, सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी या फिर वॉल्यूम। कह रहा आपको कि सम ऑफ विच प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी से हम उन दोनों सिंगल वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम के तहत। अगर हम दोनों का वॉल्यूम जो है बोल सकते हो वाटर मॉलिक्यूल्स फर्स्ट का और सेकंड का अगर हम लोग क्या करेंगे कंबाइन कर देंगे, वॉल्यूम ले लेंगे, वही आपको क्या दे देगा, वो फिर से बिग ड्रॉपलेट दे देगा। तो आंसर नंबर आपका बी होगा, आंसर नंबर आपका बी होगा, सॉरी डी होगा, आंसर नंबर सॉरी डी होगा जो कि वॉल्यूम होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 31। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग वाटर को क्या करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 4 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन करना चाहते हैं, गर्म करना चाहते हैं, हीट करना चाहते हैं, तो इसकी बोल सकते हैं वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर में क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डिक्रीजेस। और ये क्यों होता है, तो एनोमोलस एक्सपेंशन के कारण होता है। अभी आप इतना ही जानिए, दैट्स इनफ फॉर यू। एनोमोलस कह सकते हो एक्सपेंशन के कारण होता है, जो कि ये वाटर का एक स्पेशल कह सकते हो कि क्या है, कंडीशन है, जिसके कारण बोल सकते हो कि 0 से जब हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करते हैं, तब इसकी जो वॉल्यूम होती है वो हो जाती है कम। क्या हो जाती है, कम, दैट इज डिक्रीज कर जाता है। ओके चलिए आगे। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ क्या है क्वेश्चन 32? द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज। अगर कोई एक, हाँ समझिए, ब्लैक बॉडी इज जस्ट अ बॉडी जो क्या करता है ना, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है, उसके पास एक क्षमता होता है, और वो क्या क्षमता होता है कि जितना भी रेडिएशन उधर से आएगा और सारे को ये क्या कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है, ट्रैप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इट मींस बोल सकते हो जितने भी लाइट इसमें इंसिडेंट होगा ना, इसके पास 100% इसके पास एफिशिएंसी होती है सारे लाइट रेज को, सारे बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपने अंदर समा लेने का, एब्जॉर्ब करने का, जो कि 100% इसके पास दक्षता होती है, कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने का। तो आपसे पूछ रहा है कि एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का वो कितना होगा, 0 होगा, 0.5 होगा, 1 होगा या फिर इनफिनाइट होगा। चलिए दोस्त देखते हैं। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका कह सकते हो क्या होता है, रेडिएंट एनर्जी। एनर्जी कहने का मतलब लाइट है जो इमिटिंग, जो गिर रहा है, और उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं बाय टोटल इमिटेड एनर्जी, या फिर लाइट एनर्जी बोल सकते हो आप। जितना इस पे एनर्जी आप दोगे, अगर उतना ये ले रहा है, कहने का मतलब रेडिएंट एनर्जी मतलब कितना एनर्जी ये लिया और कितना इसको दिया गया। अगर दोस्त कह रहे हैं हम कि इसके पास 100% अगर क्या है, किसी भी एनर्जी को, लाइट एनर्जी को क्या करने का, एब्जॉर्ब करने का क्षमता है, मतलब आपने जितना इनपुट दिया, जितना आपने लाइट दिया, सारे को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जितना दिए उतना आपका क्या कहलाएगा, कह सकते हो कि आपका कहलाएगा टोटल इमिटेड एनर्जी, और सारे को ये क्या कर लेगा, रेडिएंट एनर्जी को क्या करेगा, अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी बाय टोटल इमिटेड एनर्जी। तो बताइए, मान के चलिए जितना ऊपर देंगे उतना ही नीचे, कहने का मतलब ऊपर जितना मान लेते हैं, अगर हमने 10 जूल दिया या फिर 10 गया, तो नीचे भी 10 को 10 से काटेंगे कितना होगा, 1 ही ना होगा। तो कह सकते हो कि इसका आंसर सिंपल समझिएगा कि दोनों का सेम होना चाहिए, सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितना आप दोगे उतना ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने का इसके पास क्षमता होता है। अगर आप 100% इसके पास लाइट रे गया है तो 100% ये क्या कर लेगा, अपने अंदर बोल सकते एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आंसर नंबर बताइए, 100% बाय 100% करोगे तो क्या कर जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। किसका, 32 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड एंड नाउ वी आर जस्ट एंटरिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 33। अब ज्यादा कुछ बचे नहीं है क्वेश्चन, जल्दी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है आपसे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कंसेप्ट ऑफ
जीरोथ लॉ, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला आपका कहलाता है जीरोथ लॉ, इसके बाद आता है फर्स्ट लॉ, इसके बाद आता है सेकंड लॉ। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किस कंसेप्ट के बारे में आपको बताता है? बताइए, इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, प्रेशर या फिर टेम्परेचर? तो आपको पता है, इसको शॉर्ट में बता रहे हैं, टेम्परेचर। क्या चीज लेके जाएंगे दोस्त? टेम्परेचर। क्या चीज लेके जाएंगे हम लोग? टेम्परेचर। इसमें हम लोग, हाँ ठीक है, टेम्परेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 अगर बात करेंगे ज्यादा तो फिर ज्यादा आगे क्लास चल जाएगी, ज्यादा हमारा बोल सकते हैं लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका, चलिए आ गया फिर से हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू, किस चीज को बताता है? कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बताइए, अगर हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? हीट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। भाई सिंपली कह सकते हो कि हम लोग टोटली वी आर स्टडिंग अबाउट द एनर्जी। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए ना। तो आंसर कहीं दिख रहा है क्या? एकदम भैया दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है हमें। तो ऑप्शन नंबर आप सी को लॉक कीजिएगा और आपका आंसर सी ही करेक्ट होगा, परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35। क्वेश्चन नंबर 35, क्या क्वेश्चन आपसे कोई कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज। हाँ, ये केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक है बॉस, केमिस्ट्री में भी है। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो एसआई मात्रक होगी वो क्या होगी? तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सेटिस्फाइड भैया आपके जाएंगे, दैट इज जूल पर मोल पर केल्विन। क्या सही बोल रहे हैं ना? हाँ, जूल पर मोल पर केल्विन। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ऐसा तुरंत बन जाएगा दोस्त, ज्यादा कुछ है नहीं। आइडियल गैस आपको इक्वेशन जाना चाहिए, जो कि जाना चाहिए आपको पीवी बराबर क्या होता है? nRT होता है। अगर आपको किसका जानना है तो जो R है ना, R को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर R का निकालना है तो R को पकड़ ले अच्छे से। R को पकड़ लेने के बाद जो भी आपके टर्म्स हैं यहाँ मल्टीप्लाइड में कौन कौन, नंबर ऑफ मोल्स N और T, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा आराम से। यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे लिखोगे टेम्परेचर, अब यहाँ से तुरंत आपका बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आराम से इधर से बन जाएगा। तो चलिए छोड़ देते हैं यहाँ पे, आराम से आपका बोल सकते हैं प्रेशर, वॉल्यूम है, ये आपका क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लोग मोल्स लेंगे, टेम्परेचर को हम लोग क्या लेंगे? केल्विन लेंगे। चलिए अगर आपका बन जाएगा तो हम आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंटर कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। समझिए, अगर मोनो एटॉमिक रहा, डायटॉमिक रहा, ट्राइटॉमिक रहा, तो उसका पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, कितने स्वतंत्र रूप से वो क्या कर सकता है? घूम सकता है। तो दोस्त अगर मोनो एटॉमिक रहा, मोनो मतलब सिंगल, अगर मोनो रहा डियर, अगर मोनो रहा तो मोनो कहने का मतलब वो 3 ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। 3 ट्रांसलेशनल मोशन कहने का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कितने एक्सिस हुए या फिर कितने ट्रांसलेशन वे में वो मोशन कर सकता है? तो 3 तरीके से कर सकता है, जो कि हम बोलेंगे बी आंसर मेरा करेक्ट होगा, बी आंसर सही होगा। वही हमारा डायटॉमिक रहता तो आंसर हम लोग बी लिखते, जो कि 2-3 हो जाता हमारा ट्रांसलेशनल और फिर आ जाता 2 आपका बोल सकते हो रोटेशनल। चलिए आगे, सिंपल आप जानिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 3, जो कि 3 तरीके से एक्स वाई जेड के तहत वो बोल सकते हो कि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मतलब समझिए आप, अगर केमिस्ट्री के भी बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बोल सकते हो काम आता है और इंटर रिलेटेड है भाई। पूरा थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एकदम पूरे एकदम डिटो छपे हुए हैं, जो कि दोनों में सेम ही बताया जाता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 37, बस 3 क्वेश्चन और लेफ्ट हैं, ज्यादा नहीं है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? चलिए आ गया भाई, बड़े दिन के बाद पेंडुलम। चलिए पेंडुलम दैट कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड। क्या कह रहा है ना कि 10 ऑसिलेशन मार रहा है, 10 दोलन कर रहा है, क्या पेंडुलम कितने सेकंड में? भैया 20 सेकंड में। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर, जस्ट वेट, थोड़ा सा फॉर्मूला लगेगा दोस्त, आप जस्ट की पेशेंस, हो गया। आपसे पूछ रहा है ना कि व्हाट इज द टाइम पीरियड। अगर कोई पेंडुलम है, तुरंत मेरा भाई लोग पेंडुलम बना दीजिएगा, तुरंत पेंडुलम, अगर कोई पेंडुलम है, कह रहा है कि 10 ऑसिलेशन कर रहा है, 10 बार आगे पीछे जा रहा है, 10 बार ऑसिलेशन कर रहा है, 10 बार, कितने टाइम्स कर रहा है? 10 टाइम्स कर रहा है, 10 ऑसिलेशन कर रहा है, समझे? 10 ऑसिलेशन कर रहा है, कितने टाइम पे? बोल भैया टाइम बराबर जो है ना वो 20 सेकंड लगा रहा है। तो आपसे, सॉरी टाइम ना, हाँ ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा, सबसे पहले बताइए, 10 ऑसिलेशन 20 सेकंड। सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना आपको? फ्रीक्वेंसी बराबर लिखेंगे फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी
बराबर होगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम टेकन। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या है? हाँ, थोड़ा सा मेरा राइटिंग हॉच पॉच है, सॉरी इसके लिए, बट आई विल ट्राई टू डू समथिंग बेटर फ्रॉम इट। चलिए फिर से एक बार लिख देता हूँ पुनः। हाँ, क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय आपका टाइम टेकन। टाइम टेकन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो बताइए नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्वेश्चन में कितने दिए हुए? 10। क्या लिख देंगे ऊपर में? 10। अच्छा, टाइम टेकन कितने दिए गए हमारे? 20, तो लिख देंगे 20। अगर इसको आप कट करना चाहते हो तो बताइए सबसे पहले 0 0 बाय बाय। आप कहोगे कि भैया 0 पॉइंट कितना आएगा? 0 पॉइंट कितना आएगा? देखिए तो यहाँ पे सिंपल आप 1/2 करो, कितना आएगा? 0.5 आएगा। कितना आएगा आपका? बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी आया, न्यू का मान आया, दैट इज 0.5। ओके, ये आया फ्रीक्वेंसी। डियर, अब आपको निकालना है टाइम पीरियड। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। ओके, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड, अच्छा, टाइम पीरियड बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय फ्रीक्वेंसी। 1 बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से, क्यों? क्योंकि भैया फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बाय टाइम पीरियड। अच्छा डियर, बताइए फ्रीक्वेंसी का मान दिया गया है या फिर निकाल लिया हम लोग? कितना आया भैया? आया ना 0.5 आया। कितना आया? 0.5 आया। इस डेसिमल को अगर हटाएंगे तो एक लड्डू ऊपर बैठा देंगे, एकदम बैठा देंगे दोस्त। नीचे क्या बच गया मेरे पास? 5 को अगर बताइए तो 10 को कितने बार में बड़े इसका कर दोगे? 2 टाइम्स, यानी कि आपका कितना टाइम पीरियड आया? 2 आया। इट मींस इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है। तो बताइए कहीं आपको 2 सेकंड दिख रहा है क्या? क्या कहीं ऑप्शन दिख रहा है 2 सेकंड? अल्फा बीटा चार्ली डेका किसके साथ? भैया बीटा के साथ जाएंगे, इट मींस बी नंबर के साथ जाएंगे, दैट इज 2 सेकंड इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं? एकदम समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग एंट्री मारते हैं अब। क्वेश्चन नंबर, वाओ, अब तो क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं रह गया है। एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो एकदम कोई भी कर सकते हो। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है, या फिर फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस पे मेजर करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी पास्कल। भैया पास्कल तो किसका होता है? भैया प्रेशर का होता है, ठीक है, प्रेशर का होता है। अच्छा, न्यूटन किसका होता है? फोर्स का होता है। अच्छा, जूल किसका होता है? या तो वर्क बोलिए या फिर एनर्जी बोलिए। कौन बच गया है मेरे दोस्त? हर्ट्ज बच गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि आप लोग पहले से जान ही रहे होंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 34वां, क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी 34 बोल दिया, 39 डियर, सॉरी 39, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या कह रहा है? देखिए तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो तरंग धैर्य या फिर वो सॉरी अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, या फिर बोल सकते हो इसको इंग्लिश में ही ट्रांसवर्स वेव, है ना? बहुत सारे वेव होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है? तो लाइट एक ऐसा वेव है जो कि कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में पाया जाता है, जो कि दोनों को फॉलो करता है, बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लेके चलता है ना? तो आप कह सकते हो कि ट्रांसवर्स वेव जो फॉलो कर रहा है ना, वो फॉलो करता है कौन? आपका लाइट वेव। ओके, तो लाइट वेव इज अ एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लाइट वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। वही अगर हम बोलेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, इससे पहले क्या करते हैं हम लोग ना, थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्त, कि अगर आप 11th में नहीं भी पढ़े हो, अगर आप लग रहा है कि कुछ और अच्छे से तैयारी करना है, तो ऐसे और सारे बहुत सारे सेट्स आपके पास आएंगे, एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और सारे आप 11th में तो डरना ही नहीं है, एकदम ताबड़तोड़ नंबर आएगा दोस्त। हाँ, 12th के लिए एकदम लग जाना है, और अच्छे नंबर लाने के लिए आप कह सकते हो कि शुरू से ही अपने आप को बिल्डअप कर लेना है। तो आगे बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बाद फिर मैं आता हूं आपके पास। चलिए एक क्वेश्चन को और डील कर लेता हूं, जस्ट वेट। रुकिए, जस्ट वेट। बस यूं ही अब खत्म हो जाएगा हमारा।
द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट इक्विलिब्रियम पोजिशन इन अ वेव इज कॉल्ड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सबसे अधिक विस्थापन कब होता है? जब कोई पार्टिकल अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करता है, दोलन करता है तब। सपोज दैट वी हैव अ पेंडुलम, फिर से बना दीजिए पेंडुलम। क्या बनाओगे मुन्ना? एक बार प्यार से फिर से पेंडुलम बना दो, और बीच वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सा पोजीशन बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। जस्ट हाँ, हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर शुरुआत में कहा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो हम बीच वाले को सिंपल कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो कि आप जान रहे हैं। तो कह रहा है ना कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, और उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस वेव का डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं। अगर मान लिया जाए कोई पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो वो जहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस को तय करेगा उस चीज को हम लोग बोलते हैं आयाम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं डियर? एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एक बार बोल दीजिए आप लोग भी, एम्पलीट्यूड। कहने का मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पार्टिकल का, कहां से? साम्यावस्था से या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उस वेव का हम लोग क्या कहते हैं बताइए? तो उस चीज को क्या कहते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं, है ना, आयाम कहते हैं। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अल्फा बीटा। चार्ली डेका में से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बीटा। चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप सबों का जो भी आपका मॉडल सेट के रूप में क्वेश्चन आया था, मैं सारा सॉल्व आउट करने की कोशिश करा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से आप लोग 11th में जितने भी क्वेश्चन है सारा सॉल्व आउट करके आओगे एग्जाम में। सारे क्वेश्चन को फोड़ के आना है दोस्तों। और इसके साथ तब तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल लाइक नहीं किए होंगे, तो दबा दीजिए बेल आइकन को इतना जोर से, ताकि तुरंत हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ जाए और आप लोग के साथ हम खुशी से मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल माय लवेबल डियर। ढेर टाइम ले लिया सर ने, कितना